कोरोना को लेकर उत्तराखंड में बड़ी सख्ती, सियासी रैलियों पर 16 तक रोक, स्कूल भी रहेंगे बंद, एसओपी हुई जारी। उत्तराखंड में अधिकतर इलाकों में मौसम खराब, सुबह से बारिश लगातार जारी, केदारनाथ में बर्फबारी, सभी इलाकों में ठंड में इजाफा। और सीएम विपिन रावत विद्युत प्रहरी अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी, सीएम इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे, मुख्यमंत्री आवास से एम्बुलेंस रवाना करेंगे। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज और बात सबसे पहले करेंगे उत्तराखंड की। इस वक्त के बुलेटिन में आपको बताएंगे खबर क्या है। सबसे पहले बात कोरोना के कहर की कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं बड़ी। कोरोना को लेकर उत्तराखंड में सख्तियों को बढ़ा दिया गया है। सियासी रैलियों पर 16 तक रोक लगा दी गई है। स्कूल भी बंद रहेंगे, एसओपी को जारी कर दिया गया। प्रोटोकॉल तोड़ने पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल खबर बड़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना को लेकर उत्तराखंड में सख्तियों का दौर चल रहा है। सियासी रैलियों पर 16 तारीख तक रोक लगा दी गई है। स्कूल भी बंद रहेंगे, एसओपी को जारी कर दिया गया है और प्रोटोकॉल तोड़ने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और जिसके चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ है उसके चालान काटे जा रहे हैं। फिलहाल खबर बड़ी है और अब तक ये कहा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा चालान भी काटे गए हैं। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में जब नई एसओपी जारी हुई है उसके तहत ये कहा गया है कि अभी आगे आने वाले दिनों में और भी सख्ती बढ़ सकती है। फिलहाल सियासी रैलियों पर 16 तारीख तक रोक लगा दी गई है कि कोई भी बड़ी चुनावी जनसभा 16 तारीख तक नहीं होगी जब तक कोरोना की स्थिति बेहतर नहीं हो जाती है, क्योंकि कोरोना को लेकर हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। और खबर हम आपको बड़ी बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर उत्तराखंड में इस वक्त सख्ती देखने को मिल रही है। सियासी रैलियों पर 16 तारीख तक रोक लगा दी गई है, क्योंकि कोरोना के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है और उससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं, प्रोटोकॉल अगर आप तोड़ेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि देश भर के अंदर अगर हम बात करें तो 24 घंटे का आंकड़ा 1,42,000 के ऊपर का है। और इस आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि कितने केसेस आ गए हैं। धनराज गर्ग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथी हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धनराज, क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि देश के अंदर आंकड़ा बड़ा है, 1,42,000 केस सामने आ गए हैं। उत्तराखंड के अंदर क्या स्थिति? धनराज, बिल्कुल है, जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड के अंदर भी कहीं ना कहीं केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देख रहे होंगे आप कि 1 लाख से अधिक आंकड़ा अभी उत्तराखंड पूरे देश में पहुंच चुका है। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी यदि 24 घंटे की बात करें तो 800 से अधिक मामले निकलकर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब सख्ती बरतने के मोड में आ गई है, क्योंकि पहले ही कोरोना जो नाइट कर्फ्यू है वो यहाँ पर लगा हुआ है। हर आपको बता दो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। और उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति घूमता हुआ मिलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क बना हुआ है। हर समय जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं, नई एसओपी जारी की गई है कि जिस तरीके से देखा होगा आपने कि चुनाव उत्तराखंड में नजदीक है और उसके चलते कहीं ना कहीं चुनावी रैलियां लगातार हो रही है। उसको पर अब उत्तराखंड सरकार ने रोक लगा दी है, यानी कि 16 तारीख तक कोई भी चुनावी रैली नहीं होगी। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से देखा जाए कि मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये कदम सरकार ने उठाया है। और साथ ही जो स्कूल हैं वो स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं, यानी कि 16 तारीख तक अब स्कूल भी बंद रहेंगे और तमाम जो रैलियां हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। ठीक है धनराज, लेकिन क्या अस्पतालों की स्थिति आप खास तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में मुकम्मल इंतजाम करने होंगे। जो ऋषिकेश अस्पतालों में हमने देखा था कि पिछले दिनों किस तरीके से जब कोरोना की पहली दूसरी लहर आई, दवाइयों की किल्लत थी, जब ड्रग इंस्पेक्टर का पहुंचना हुआ वहां पर स्थितियों का जायजा लिया गया। ऐसी नौबत ना आए उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या अन्य बेडों की स्थिति आप देख रहे हैं कि हाँ, बेड कोरोना मरीजों के लिए रखे गए हैं अस्पतालों में अलग से? अगर ऐसी तादाद बढ़ती है कोरोना मरीजों की तो हालात बस से बदतर नहीं होंगे, हालातों को सुधार लिया जाएगा।
जिस तरीके से हमने देखा दूसरी लहर जब आई थी तो कहीं ना कहीं अस्पतालों की जो व्यवस्था है उनकी, क्योंकि ऋषिकेश एम्स की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं जो दवाइयों की कमी और बेडों की कमी और ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं उससे सबक लेते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार हो या स्वास्थ्य विभाग हो लगातार सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि पहले से ही तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी हर्ष, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर भी है और तमाम जो अस्पताल है उनमें कहीं ना कहीं बेडों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। और साफ तौर पर दावा है स्वास्थ्य विभाग का कि यदि ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास पूरे इंतजाम है, ऑक्सीजन का प्रबंध है और साथ ही दवाइयों का भी प्रबंध है और साथ ही जो बेड है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ाने की काम स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। लेकिन हर ये तो वक्त बताएगा कि क्या व्यवस्था कितनी सही हो सकती है और कितनी नहीं, क्योंकि जब दूसरी लहर में भी कहीं ना कहीं दावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जरूर किया गया था कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि हालात क्या रहे, बस से बदतर हालात उत्तराखंड में भी देखने को मिले थे। और अब जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही थी और अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि ओमिक्रॉन के मामले कम जरूर है उत्तराखंड में, क्योंकि 8 मामले ही अभी तक निकलकर सामने आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का जो दावा है देखने वाली बात होगी कि उस दावे पर कितना स्वास्थ्य विभाग सही उतरता है और कितना गलत। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि पर्यटकों की तादाद हम देख रहे हैं कि बढ़ रही है उत्तराखंड के अंदर, उनके लिए क्या एसओपी जारी की गई है खास तौर पर? बिल्कुल हर जिस तरीके से देखा जाए कि पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड में और तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बर्फबारी लगातार हो रही है, तो उसको देखने के लिए कहीं ना कहीं पर्यटक उत्तराखंड का रुख जरूर कर रहे हैं और उस रुख को देखते हुए जो पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है उसके लिए उत्तराखंड सरकार ने भी एसओपी जारी कर दी है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि कोई भी पर्यटक उत्तराखंड आता है तो उसको अपनी 72 घंटे के अंदर की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड आना होगा, या फिर दोनों डोज लगा हुआ सर्टिफिकेट लेकर ही उत्तराखंड आना होगा, तभी उसको उत्तराखंड में एंट्री दी जाएगी। लेकिन हर जिस तरीके से हम देखते हैं कि पर्यटक स्थलों पर कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर मास्क लगाने की जो अनिवार्यता सरकार ने रखी है, कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां उड़ती हुई जरूर नजर आती है, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से बर्फबारी में लोग लुत्फ उठाते हैं लेकिन मास्क का प्रयोग नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये खतरा जरूर बढ़ सकता है। ठीक है धनराज, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी हम समय समय पर लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तराखंड की मौसम की भी, क्योंकि पहाड़ी इलाका उत्तराखंड है और इस वक्त खासा बर्फबारी हो रही है केदारनाथ धाम में और अन्य इलाकों पे। जब पहाड़ी इलाकों पर नजर डालते हैं तो बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड में इस वक्त हम देख रहे हैं कि अधिकतर इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है और केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, सभी इलाकों में ठंड में इजाफा हो गया है। हालांकि पर्यटकों के चेहरे कहीं ना कहीं खिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी का लुत्फ उठाने पर्यटक जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। फिलहाल खबर बढ़ी है और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से स्थिति उत्तराखंड के मौसम की भी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ये कहता है कि तकरीबन एक हफ्ता ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी, रात के अंधेरे में भी बर्फबारी की तस्वीर देखने को मिलती है, दिन के उजाले में भी बर्फबारी की तस्वीर देखने को मिल रही है। हालांकि अगर मैदानी इलाकों का जिक्र करें तो मैदानी इलाकों में इस वक्त बारिश पड़ रही है और भूस्खलन की भी चेतावनी दी गई है कि आगे आने वाले दिनों में उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन हो सकता है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहें तो बेहतर है, ये दरअसल कहा गया है। संचित शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संचित, बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त के बुलेटिन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संचित, क्या खबर है, क्योंकि बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जब बर्फबारी होती है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या मौसम विभाग कह रहा है आगे आने वाले समय के लिए और क्या लोगों को मुश्किल आते हैं इस वक्त उत्तराखंड वासियों को? देखिए हर्ष, अगर मौसम की बात करें तो मौसम बेहद ही अच्छा है उत्तराखंड के अंदर, और पर्यटन के लिहाज से अगर बात करें तो काफी सुखद मौसम उत्तराखंड के अंदर। और आप देखिए कि लगातार जो पर्यटक है वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी हो चुकी है और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे लगातार रात से ही बारिश चालू हो चुकी है और अभी भी लगातार बारिश हो रही है। लेकिन आप देखिए जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है कि अगर ज्यादा इसी तरीके से बरसात रही या बर्फबारी होती रही तो एक खतरा भी उत्तराखंड के अंदर पैदा हो सकता है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अगर बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में आना एक आम बात है और उसी को लेकर के उत्तराखंड में अगर आपदा आएगी या किसी तरीके की, आप देखिए जो पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में जब जाते हैं तो भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। ज्यादा बर्फबारी से कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड भी होती है और तमाम तरीके के अवरोध भी सड़कों में पैदा होते हैं, तो उसको लेकर के जो जिला प्रशासन है, जो पहाड़ी क्षेत्रों के जिला प्रशासन है, उनको साफ तौर पर कहा गया है कि सड़कों का भी जो मार्ग है, जो मार्गों को खोलने का काम किया जाए अगर ज्यादा बर्फबारी हो जाती है, और साथ ही साथ जो पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आएंगे
उनको होटल की बुकिंग के साथ ही उत्तराखंड का रुख करने दें, क्योंकि आप देखिए कि कई पर्यटक ऐसे हैं जिनको उत्तराखंड में आ जाते हैं विदाउट बुकिंग के, तो उनको कोविड प्रोटोकॉल के लिहाज से भी उनको उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है। हर्ष, ठीक है संचित, लेकिन क्या हम ये तस्वीर तकरीबन 10 से 15 दिन देखेंगे? क्योंकि अभी मौसम का जिक्र करें तो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जानकारी दी गई है कि कोई भी पहाड़ी इलाका होगा तो 10 से 15 दिन ऐसी ही तस्वीर जारी रहेगी। हाँ, उसके बाद मौसम थोड़ा साफ हो सकता है। तो क्या मौसम विभाग से आपकी भी बातचीत हुई है? देखिए, मौसम वैज्ञानिक जो विक्रम सिंह है, मेरी उनसे बातचीत हुई थी, वो तो बता रहे थे कि आने वाले 15 दिन के करीब, हफ्ता भर या 15 दिन के करीब जो मौसम रहेगा वो पर्वतीय क्षेत्रों में इसी तरीके का रहेगा, लेकिन वहां के लोगों के लिए इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, जब पर्वतीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में अगर बर्फबारी हो जाती है तो वहां पे सड़कों से लेकर के तमाम चीजों में बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आप देखिए, जब बर्फबारी, वो अगर पर्यटक के लिहाज से देखें तो काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर जो वहां पे रहने स्थानीय लोगों के लिहाज से देखा जाए तो उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मार्केट एक तरीके से बंद हो जाता है, क्योंकि मार्केट में अगर बर्फबारी ज्यादा होती है तो वहां पर लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों, अगर दुर्गम क्षेत्रों की बात करें या सुगम क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे थोड़ा मार्केट थोड़ा दूर पे ही होते हैं, कई किलोमीटर की दूरी पे आपको मार्केट मिलेंगे, तो वहां तक पहुंचना स्थानीय लोगों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल सीएम से जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं, क्योंकि सीएम ये कहा जा रहा है खासतौर पर विपिन रावत विद्युत प्रहरी अभियान को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। सीएम इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस को फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं। सीएम विपिन रावत विद्युत प्रहरी अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। इसी के जरिए सीएम इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे। मुख्यमंत्री आवास से एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर खबर है क्या। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कुछ देर बाद ये तस्वीर भी सामने आएगी जब सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से विपिन रावत विद्युत प्रहरी अभियान को हरी झंडी दिखाया जाएगा और सीएम इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ भी करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल जानकारी बड़ी है और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास से एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा। आगे आने वाले समय के लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि एम्बुलेंस ज्यादा से ज्यादा हो और कोरोना की स्थिति हम देख रहे हैं किस तरीके की बनी हुई है। विशाखा चौधरी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं, हमारे संवाददाता हैं, समय समय पर आप तक जानकारी पहुंचाती रही हैं। विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाखा, क्या जानकारी आप देंगी, क्योंकि विपिन रावत विद्युत प्रहरी अभियान को हरी झंडी दिखाई जाएगी और सीएम साहब इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का फ्लैग ऑफ करेंगे, एम्बुलेंस को रवाना किया जाएगा, और कितनी अच्छी खबर इसे आप कह रही हैं सुबह सवेरे? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए फिलहाल जिस तरह से कोरोना की स्थिति राज्य में बनी हुई है उसको देखते हुए जो मेडिकल फैसिलिटीज है उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको और अधिक जो समृद्ध करने की आवश्यकता है, और उसी को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से इस इलेक्ट्रॉनिक जो एम्बुलेंस है इसको नाम दिया गया है विपिन रावत विद्युत प्रहरी एम्बुलेंस, इसको नाम दिया गया है। और देखिए, इस एम्बुलेंस के अंदर आईसीयू से लगाकर जो तमाम फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध कराई गई है, और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी अच्छे हॉस्पिटल की एक कमरे के मुताबिक ही इसमें सभी फैसिलिटीज हैं, और मुख्यमंत्री के आवास से आज इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। उसके बाद यह पूरे प्रदेश में अपनी सेवाएं देगी। और देखिए, जिस तरह से भी मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है राज्य में, क्योंकि कोरोना संक्रमित जो केसेस की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और उसको देखते हुए फिलहाल चाहे वो हॉस्पिटल्स में होने वाली जो फैसिलिटीज है उनको बढ़ाने की, क्योंकि देखिए जिस तरह से पिछली लहर में हमने एम्बुलेंस से लगाकर तमाम चीजों की जो किल्लत झेली है, उसके बाद जाहिर तौर पर इतनी जो मॉडिफाइड फैसिलिटीज हैं वो राज्य के पास होना एक बहुत अच्छी खबर है। और यदि मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है कि इस एम्बुलेंस, जितनी भी एम्बुलेंस हैं इनमें 100% सफलता होती है, तो इसके बाद राज्य में बड़ी संख्या में एम्बुलेंस की जो उपलब्धता है वो की जाएगी। जी ठीक है विशाखा, एक जानकारी और दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना की स्थितियां और कहीं खराब होंगी, लेकिन सीएम की तरफ से जो पहल की जा रही है उससे कितना अच्छा आप कह सकती हैं, और आगे आने वाले समय में और क्या तैयारी सीएम साहब की तरफ से की जाएगी? जी बिल्कुल हर्ष, देखिए फिलहाल जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लगभग 2 गुना पिछली लहर से कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जितनी भी जो संख्या थी, चाहे वो आईसीयू बेड की संख्या हो या हॉस्पिटल में उपलब्ध नॉर्मल बेड की संख्या हो, उन सभी को 2 गुना से 3 गुना बढ़ाया गया है। और ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है राज्य में, कि चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर है या फिर जो टेस्टिंग है उसको लेकर है,
दवाइयां उपलब्ध कराने को लेकर है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को पुख्ता उनके द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य सचिव के साथ उनकी लगातार बैठकें हो रही है और तमाम चीजों की जानकारी उनके द्वारा ली जा रही है। और फिलहाल देखिए जो स्थिति है वो यही है कि स्वास्थ्य सेवाओं को ही हम अपना अच्छा बना सकते हैं और जो स्थिति है उसको कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी देखिए केसेस की संख्या बढ़ रही है उसके बाद जाहिर तौर पर यदि ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं तो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ना चरमराए, उसको लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे को, सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि यदि स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं अच्छी रहेंगी तो जाहिर तौर पर जो संक्रमण की जो संख्या है वो भी घटाई जा सकेगी और संक्रमण से लड़ा भी जा सकेगी। ठीक है विशाखा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। बढ़ते हैं आगे, फिलहाल सीएम से जुड़ी ही एक खबर और आपको बताते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय जारी किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कर्मियों में बेहद खुशी है और सीएम की तरफ से कई बातें भी कही गई हैं। आपको पूरी जानकारी फटाफट से देते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रोत्साहन और मानदेय धनराशि का एक साथ ऑनलाइन डीबीटी हस्तांतरण कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक क्लिक से मानदेय जारी किया है। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री रेखा आर्य भी ऑनलाइन जुड़ी हुई थी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्मिक संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया गया है। आंगनबाड़ी कर्मियों की बात करें तो उनके चेहरे पर आज खुशी है। हालांकि मानदेय में 1800-1500 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके बाद उत्तराखंड देश में आंगनबाड़ी कर्मियों को सर्वाधिक मानदेय देने वाला तीसरा राज्य बन चुका है। उत्तराखंड के युवाओं को बड़ी सौगात दी गई है। एक जानकारी और आपको फटाफट से दे देते हैं, क्योंकि बात अगर सीएम पुष्कर सिंह धामी की हम कर रहे हैं तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। ऐसे प्रदेश के लगभग 70,000 छात्राओं को सरकार की इस योजना का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। दरअसल सीएम धामी ने कहा है कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने कुमाऊं जिलों में एम्स सैटेलाइट सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बताया कि 15 अगस्त 2021 को यह घोषणा की गई थी। उसके बाद से हम कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देंगे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि युवाओं के विकास के लिए और आगे भी काम किया जाएगा। फिलहाल छात्रों के खाते में 12,000 रुपए डाल दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है कि कैसे इस वक्त सरकार बना ली जाए, क्योंकि थोड़ी दिन बाद ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन होने और आज अनाउंसमेंट भी हो सकती है, तारीखों का ऐलान किया जा सकता है चुनाव आयोग की तरफ से। खैर ये कब होगा वो तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जानकारी आपको आम आदमी पार्टी की भी देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 24 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। गंगोत्री सीट से कर्नल अजय कोठियाल को उतार दिया गया है। कोठियाल को ही आपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। वहीं अजय कोठियाल ने कहा कि पार्टी ने विधानसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। हम सभी को जमकर मेहनत करनी होगी और उत्तराखंड नवनिर्माण की इस लड़ाई को मिलकर लड़ना होगा। ये दरअसल कर्नल कोठियाल की तरफ से कहा गया है, क्योंकि कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी का चेहरा है, सीएम फेस हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से कोठियाल की तरफ से कहा गया है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। फिलहाल दावा है और ये दावा सच्चाई में बदल पाता है या फिर नहीं, वो तो खास तौर पर वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको जानकारी बड़ी दे रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तारीखों का ऐलान कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कैसी स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई है वो आपको जानकारी दे रहे हैं। हर एक पार्टी पूरी जद्दोजहद कर रही है ताकि आगे आने वाले समय में अपनी सरकार को बनाया जा सके। हालांकि केजरीवाल की तरफ से पहुंचा भी गया था उत्तराखंड, लेकिन अभी वो कोविड से संक्रमित हैं, जिसके बाद उनकी कोई भी रैली हमें देखने को नहीं मिली है। हालांकि आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी में एक कर्नल कोठियाल है जो कि उत्तराखंड सीएम का
फेस है और उनकी तरफ से कहा गया है कि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर केजरीवाल यानी केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और आम आदमी पार्टी उत्तराखंड का विकास करेगी, जो कि किसी भी सरकार ने नहीं किया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड से। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त के बुलेटिन में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है और ये भी कहा जा रहा है कि आज या कल में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है कि चुनाव कब होंगे। फिलहाल तैयारी पूरी है आम आदमी पार्टी की भी। बिल्कुल हर्ष, देखिए सभी राजनीतिक दल जो उत्तराखंड में इस चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे उनकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और इस मामले में आम आदमी पार्टी ने सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है कि उसने अपने 24 प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है, जिसमें उनका जो सीएम पद का मुख्य चेहरा बनाए गए हैं रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल, उनको गंगोत्री सीट से मैदान पे उतारा गया है। इसी के साथ ही जो 23 अन्य महत्वपूर्ण सीटें हैं उन पर भी बहुत सोच समझ करके प्रत्याशियों को उतारा गया है। लेकिन हर्ष, जैसा कि सभी पार्टियों में होता है, जैसे ही सूची आती है वैसे ही हंगामा मच जाता है, तो आम आदमी पार्टी के साथ भी वही हुआ और जैसे ही उनकी सूची जारी हुई, पार्टी के जो अन्य लोग टिकट के दावेदार थे वो धरने पे बैठ गए और उन्होंने जो इनके प्रदेश कार्यालय है वहां आकर काफी हंगामा काटा और बहुत ही एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया। बहुत लोगों के आरोप भी लगाए लोगों ने पार्टी के नेताओं पे कि वहां पैसा लेकर के टिकट बांटा गया है, फील्ड में मेहनत किसी और को करने को बोला गया और से कराया गया और बाद में टिकट किसी और को दे दिया गया। तो अभी फिलहाल 24 की सूची सामने आते ही आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वो अभी इन्हीं जद्दोजहद में, इन संघर्ष में उलझा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके ये तो मानना ही पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी चयन के मामले में और सूची जारी करने के मामले में बीजेपी और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन 24 सीटों पे जो उन्होंने प्रत्याशी उतारे हैं, क्या इन विरोध प्रदर्शनों का भी उस पर कुछ असर पड़ेगा? क्या कुछ सीटों को बदलेंगे, कुछ और कैंडिडेट को बदलेंगे? क्या उन सीटों पे जहां पे लोग विरोध कर रहे हैं इनके प्रत्याशियों का, इनके ही पार्टी के लोग, उनमें संतुलन बिठा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। ये पूरा जो चुनावी दौर चलेगा, चुनावी समय चलेगा, यानी पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होता है तो फरवरी में चुनाव हो जाएगा। तो अभी लगभग 2 महीने का समय है। इस पूरे समय में आप देखेंगे कि उत्तराखंड की सियासत में रोज कुछ न कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। हर ठीक है, एक सवाल और लूंगा धीरेन्द्र आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी हम देख रहे हैं कि दावा ठोक रही है कि उत्तराखंड में हम सरकार बनाएंगे, लेकिन क्या चमत्कारिक बदलाव उत्तराखंड के अंदर हो पाएगा? क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, लेकिन बीजेपी ये दावा कर रही कि एक बार फिर हम सरकार बनाएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस वक्त उत्तराखंड की जनता हम पर विश्वास कर रही है। तो दिलचस्प है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और क्या आपको लगता है, क्योंकि जमीनी स्तर पर गुलिस्तान न्यूज पहुंच रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, आधिकारिक तौर पर जानकारी पहुंचा रहे हैं? देखिए हाथ मुकाबला त्रिकोणी है यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी आम आदमी पार्टी का जो संगठनिक ढांचा है वो पूरे प्रदेश में नहीं खड़ा हुआ है। कुछ शहरी इलाके हैं जैसे देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया, हरिद्वार हो गया, ऐसी जगहों पे जरूर उनके कार्यकर्ता हैं, लेकिन त्रिकोणी मुकाबला कहना शायद अनुचित होगा, क्योंकि अभी भी बीजेपी और कांग्रेस का पूरे प्रदेश में जो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर है, जिसे संगठनिक ढांचा बोलते हैं, वो बहुत मजबूत है। आप देख ही रहे होंगे कि बीजेपी जहां सत्ता में है वहीं कांग्रेस जो है विपक्ष में बहुत मजबूती के साथ दिखाई देती है। विधायक भले कम हो उनके, लेकिन वो विपक्ष के तौर पे काफी सक्रियता से काम करते हुए देखे जाते हैं। आम आदमी पार्टी की जो आमद है वो अभी लगभग 6-7 महीने पहले हुई है, तो इतने कम समय में उनको पूरे प्रदेश में अपना संगठनिक ढांचा तैयार करना बहुत मुश्किल काम था। हम उनको दोष भी नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरह से वो लोग सक्रिय है उनको कुछ परिणाम सुखद मिलना चाहिए, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। और उनके तमाम नेताओं के दावे, देखिए सरकार बना लेने का दावा करना बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आप दिल्ली से तुलना करें या पंजाब से तुलना करें तो दिल्ली का जो माहौल था वो अलग था। पंजाब में आम आदमी पार्टी का लगभग 7 साल से
वहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए वो वहाँ पे मजबूत स्थिति में है। लेकिन चलिए, वहाँ पर उत्तराखंड में नजर बनाए रखिएगा। हम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त की थोड़ी कमी है। धीरेन्द्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल आपको जानकारी गुलिस्तान न्यूज देता रहेगा हर एक स्टेट की। फिलहाल उत्तराखंड से आपको जानकारी दे रहे थे। ब्रेक रुकना होगा, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर सिलसिला खबरों का जारी है।